हेलो एवरीवन। ये वीडियो में मैं द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का सेक्शन 22 डिस्कस करने जा रहा हूँ। सेक्शन 22 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि यहाँ पे कन्फेशन के बारे में डिस्कस किया गया है। कन्फेशन का टॉपिक थोड़ा ज़्यादा लेंथी है, इसलिए इसको मैं 3 पार्ट्स में अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले कन्फेशन क्या है? व्हाट इज कन्फेशन? Confession is admitting or acknowledging a fault, wrongdoing, crime, a sin to a priest, etc. The word confession appears for the first time in section 22 of the BSA Act, but it has not been defined in that. अब देखो कन्फेशन मतलब क्या है कि मान लेना जो भी चीजें आपने की हुई है। हम कन्फेस करते हैं ना कई बार कि हमारा ये इमोशन है या फिर मेरे ये फीलिंग्स है। बट यहाँ पे हम लोग कन्फेशन जो आपके ऑफेंस से रिलेटेड या फिर आपके पर्टिकुलर पनिशमेंट से रिलेटेड होगा, उसी को एडमिट यहाँ पे किया जाएगा। कन्फेशन याद रखिएगा, वो क्रिमिनल कोर्ट में ही यूज किया जाता है। कन्फेशन सिविल कोर्ट में नहीं यूज किया जाता है। और दूसरा, कन्फेशन जो है हमेशा एक्यूज पर्सन ही कन्फेस करेगा, कंप्लेनेंट कभी भी कन्फेस नहीं करेगा। मतलब जिसने अपराध किया हुआ है वही हमेशा कोर्ट में कन्फेस करेगा। सो कन्फेशन और कुछ नहीं बट अपने गुनाह को कबूल करना है। यू आर एडमिटिंग योर मिस्टेक और योर ऑफेंसेस। कन्फेशन सेक्शन 22 ऑफ द बीएस एक्ट में दिया गया है, बट उसको डिफाइन कहीं पे भी नहीं किया गया। A confession is a statement which either admits in terms the offense or at any rate substantially all the facts which constitute the offense. Confession is an admission of guilt and is used against the maker. A confession must be in relation to an offense, and if by reason of a purported admission no offense is made out, the authorities thereby would not get any jurisdiction to make any investigation. अब देखो कन्फेशन जो है इट इज एन एडमिशन। मतलब वहां पे आप एडमिट करो कि आपने ये किया हुआ है। एडमिशन जो है वो हमेशा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। और कन्फेशन इज अ नैरो कॉन्सेप्ट और कन्फेशन इज अ पार्ट ऑफ एडमिशन। कन्फेशन जो है वो क्रिमिनल केस में यूज किया जा रहा है और एडमिशन जो है वो सिविल और क्रिमिनल दोनों में यूज किया जाता है। तो कन्फेशन एक टाइप का एडमिशन है जो अपने गुनाहों को कबूल कर रहा है। इफ यू आर एक्सेप्टिंग योर गिल्ट देन दैट बिकम्स अ कन्फेशन। तो यहाँ पे जो गुनाह कर रहा है, जिसने भी ये ऑफेंस किया हुआ है, वही हमेशा हमेशा उसको एक्सेप्ट करेगा। दैट इज नोन एज कन्फेशन। क्या क्या एसेंशियल्स है कन्फेशन के? व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ कन्फेशन? फर्स्ट, कन्फेशंस मस्ट बी वॉलंटरी। इट मस्ट बी द आउटकम ऑफ हिज ओन फ्री विल, इंस्पायर्ड बाय द साउंड ऑफ हिज ओन कंसाइंस टू स्पीक नथिंग बट द ट्रूथ। अब देखो ये बहुत ही जरूरी है। कन्फेशन हमेशा वॉलंटरीली ही होना चाहिए। मतलब अपने आप उसने वो बयान किया हुआ है, विदाउट एनी कोएर्शन फोर्स। अगर डरा धमका के, बिना डरा धमका के या फिर छेड़छाड़ करने के अलावा अगर उसने अपने आप से वो कन्फेस किया हुआ है, अपने आप से अपना गुनाह कबूल किया हुआ है, तो वहां पे वो कन्फेशन एडमिट किया जाएगा। आज देखो एक अच्छी सीरियल्स भी आती थी सीआईडी करके। सीआईडी में एक कॉमन चीज था कि हर एपिसोड के एंड में दया थप्पड़ मारता था वो एक्यूज पर्सन को, और तब जाके वो कन्फेस करता था कि हाँ मैंने ये किया हुआ है। तो देखो दैट इज नॉट अ कन्फेशन एज पर द बीएस एक्ट। कन्फेशन ऑलवेज हैज टू बी फ्री फ्रॉम फोर्स, कोएर्शन और सच मेल प्रैक्टिसेस। तो कन्फेशन हमेशा वॉलेंटरीली ही होना चाहिए। ये पहला एसेंशियल है। Second, confession are the declaration against the interest of the person making them, they're probably true. कन्फेशन देखो यहाँ पे सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट है, मतलब अपने ही अगेंस्ट में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आज मैं बोल रहा हूं कि मैंने ये चोरी की, तो यहाँ पे उसकी सजा मुझे ही मिलने वाली है। तो यहाँ पे मेरे ही अगेंस्ट में वो स्टेटमेंट का यूज किया जाएगा फॉर पनिशमेंट। सो कन्फेशन इज अ सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट। Third, confession must be clear, definite, and unequivocal, whether it is a judicial or extrajudicial confession. Confession हमेशा क्लियर, डेफिनेट, स्पेसिफिक होना चाहिए। आज सपोज ए ने चोरी की, तो चोरी कब की, कितने बजे की, किसके घर पे की, कितना किया हुआ है चोरी, कौन से समय पे, कौन से डेट पे, ये हर एक चीज का क्लैरिफिकेशन उसके पास होना चाहिए।
वो स्पेसिफिक और डेफिनेट होना चाहिए। कन्फेशन जो है जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल भी हो सकता है, ये हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे, कन्फेशन के दूसरे वीडियो में देखेंगे जब मैं आपको डिस्कस करूंगा काइंड्स ऑफ कन्फेशन। Then confession must either admit in terms the offense or at any rate substantially all the acts which constitute the offense। तो जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे कन्फेशन जो है वो आपके ऑफेंस से रिलेटेड ही होना चाहिए, तब भी उसको एडमिट किया जा सकता है। आज आप अपने दिल के फीलिंग्स यहाँ पे शेयर कर रहे हो, वो कन्फेशन तो है, बट यहाँ पे इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो कोर्ट में ऑफेंस से रिलेटेड कोई भी आप कन्फेस कर रहे हो उसी को एडमिट किया जाएगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी रेलेवेंट। Fifth point, the reason or motive for confession and the person in whom confidence is reposed by the accused are essential for the truthfulness of the confession। अब देखो कन्फेशन के पीछे आपका जो भी मोटिव था या रीजन था या इंटेंशन था उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा, मतलब उसको भी एडमिट किया जाएगा। तो आपके वो ऑफेंस करने के पीछे का मोटिव या इंटेंशन क्या था, दैट विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द एडमिशन एंड इट विल बी एडमिटेड इन द कोर्ट। कन्फेशन मस्ट बी रिलेटेड टू द गिल्ट ऑफ क्रिमिनल नेचर। तो देखो यहाँ पे लॉ ने उसके अगेंस्ट में कोई एक्ट बनाया हुआ जिसका ऑफेंस के अंदर वो डिफाइन किया जाता है और उसकी पनिशमेंट है। आज आपने कोई गलती की बट जिसकी कोई पनिशमेंट ही नहीं है लॉ में, तो उसका कन्फेशन भी एडमिट नहीं किया जाएगा। बट आज कोई पर्टिकुलर एक्ट में या लॉ में उसको डिफाइन किया गया और उसको पनिशेबल किया गया, तब जाके उससे रिलेटेड आपने जो भी गुनाह किया हुआ है उसको कन्फेशन में एडमिट किया जाएगा। So if there is no punishment for that particular offense, confession cannot be admitted. But there is a particular punishment for that particular offense, then the confession can be admitted. Confession should contain the admission of incrimination facts relevant to the offense, such as motive, preparation, absence of provocation, concealment of weapon, and subsequent conduct, which throw light upon the gravity of the offense and the intention of knowledge of the accused। अब देखो यहाँ पे क्रिमिनल ऑफेंस जो है, तो क्राइम के भी काफी स्टेजेस होते हैं, ठीक है, इंटेंशन, प्रिपरेशन, मोटिव, कंडक्ट। तो यहाँ जो आपके ऑफेंस से रिलेटेड जितने भी स्टेजेस थे, मोटिव हो गया, इंटेंशन हो गया, प्रिपरेशन हो गया, वेपन हो गया, वो सब के सब यहाँ पे एडमिट किए जाएंगे। सो वो ऑफेंस से रिलेटेड जितने भी कनेक्टेड रेलेवेंट फैक्ट्स है वो सभी को कन्फेशन के अंदर एडमिट किया जाएगा। एंड लास्टली कन्फेशन में बी रिटन और ओरल, वेरी इंपॉर्टेंट। कन्फेशन जो है वो लिखित में भी एडमिट किया जाएगा और ओरली भी। आज आप किसी लेटर में पोस्ट ऑफिस में या टेलीग्राम में किसी को लिख रहे हो अपना कन्फेशन कि आपने ये क्राइम किया हुआ है, तो वो लेटर एविडेंस में एक्सेप्ट किया जाएगा, एडमिट किया जाएगा अंडर सेक्शन 22 ऑफ बीएसए। या फिर ओरली आप मैजिस्ट्रेट के सामने या जज के सामने कन्फेस कर रहे हो कि आपने वो क्राइम किया हुआ है, तो वो भी एडमिट किया जाएगा। सो कन्फेशन इज बोथ इन फॉर्म रिटन एज वेल एज इन ओरल फॉर्म। दो मैक्सिम्स है जो कन्फेशन से कनेक्टेड है। द रूल ऑफ लॉ दैट अ पर्सन मे बी कन्विक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कन्फेशन मेड बाय द एक्यूज्ड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट इज एन एज ओल्ड वन एंड बेस्ड ऑन द मैक्सिम्स ऑफ फर्स्ट confessio facta in judicio omni probation major asset। A confession made in court is of greater effect than any proof। अब देखो इसका मतलब क्या है। आज अगर कोई पर्सन कोर्ट में जाके कन्फेस करे अपने ऑफेंस का, अपने गुनाह का, तो वहां पे वो प्राइमरी एविडेंस हो जाएगा, वहां पे वो बेस्ट एविडेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज कोई अपने ही खिलाफ क्यों सबूत दे ताकि उसको सजा मिले। तो आज यहाँ पे कोर्ट ये कहती है कि अगर कोई पर्सन खुद ही कन्फेस कर रहा है कोर्ट के सामने, तो वो सबसे बड़ा प्रूफ हो जाएगा, उसके अलावा और प्रूफ की जरूरत नहीं है। दिस इज द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट मैक्सिम। एंड सेकेंड, कन्फेसियो फैक्टा इन जुडिशियो एज प्लेना प्रोबेशन, दैट इज अ कन्फेशन इज द एब्सोल्यूट प्रूफ। आज सपोज ए ने बी का मर्डर किया, अब वहां पे उस वक्त और कोई नहीं था जिसने देखा कि ए ने बी का मर्डर किया। अब आज ए खुद कोर्ट में चल के आके कहता है कि उसने बी का मर्डर किया हुआ है, दैट इज द बेस्ट एविडेंस। क्यों? क्योंकि उसके अलावा
कोई बोल ही नहीं सकता कि उसने कैसे, कब, किस मोटिव से उसका खून किया हुआ है। वही डिस्क्लोज उसको कंप्लीटली एंड प्योरली कर सकता है, प्रिसाइजली। तो यहाँ पे जो कन्फेस कर रहा है और जो भी स्टेटमेंट वो दे रहा है वो एब्सोल्यूट प्रूफ है, मतलब कंप्लीट ट्रूथ है उसके पीछे, उसमें कोई फर्दर प्रूफ की जरूरत नहीं है। Statements which do not come under confession. The following things fall out of the purview of confession. First, exculpatory statement. These are the statements which exclude the person from the commission of a crime. So, exculpatory statements do not amount to confession. एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट मतलब क्या है कि वो डिफेंस में यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आज बी का मर्डर अहमदाबाद में हुआ है, बट ए कह रहा है, ए यहाँ पे कन्फेस कर रहा है कि उसने बी का मर्डर किया हुआ है, बट वो ये भी कह रहा है कि जिस टाइम मर्डर हुआ था वो उस वक्त वडोदरा में था। तो देखो यहाँ पे प्ली ऑफ एलिबी आ गया। ये पॉसिबल ही नहीं कि एक ही समय पे आप दो दो अलग अलग जगह पे है और फिर भी आप क्राइम कर रहे हो। तो यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा कि आप तो उस वक्त वो सिटी में थे ही नहीं, तो आपने मर्डर कैसे किया। तो ये एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट है, मतलब कंप्लीटली ऑपोजिट स्टेटमेंट है। आप यहाँ पे बोल ही नहीं सकते कि आपने मर्डर किया था, क्योंकि आप उस वक्त वो सिटी में ही नहीं थे। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है उसको कन्फेशन में एडमिट नहीं किया जाएगा। सेकेंड, गिल्टी कंडक्ट। गिल्टी कंडक्ट सच एज अ पर्सन running from the scene of murder soon after the murder cannot amount to confession. आज सपोज ए ने बी का मर्डर किया है, ए ने बी का मर्डर किया और मर्डर करके वहां से चला गया। अब सी पर्सन जो वहां का बाईपासर था, मतलब वहां से गुजर रहा था, उसने बी के लाश को देखा, बी की डेड बॉडी को वहां पे देखा और वहां से वो भाग गया। वही चीज देखे वो वहां से डर के मारे भाग गया। अब किसी और पर्सन ने सी को वहां से भागते हुए देखा, दैट डज नॉट मीन दैट सी इज द कल्प्रिट। सी ने यहाँ पे मर्डर किया हुआ है। तो यहाँ पे सी अगर कोई पर्टिकुलर क्राइम से इनसे भागता हुआ दिख रहा है और वो कन्फेस भी करे कि हाँ मैं वहां से भागा था, बट दैट डज नॉट मीन दैट ही हैज कमिटेड द क्राइम। तो वहां पे अगर गिल्टी कंडक्ट नहीं है, मतलब आपने खुद वो ऑफेंस नहीं किया हुआ है, तो आपको यहाँ आपका जो यहाँ पे कन्फेशन उसको एडमिट नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उस सी ने तो मर्डर किया ही नहीं था, तो वो कैसे कन्फेस कर सकता है। हाँ, वो बोल सकता है कि वो वहां से जा रहा था, उसने डेड बॉडी देखी और वहां से भाग गया। बट उस कन्फेशन कौन कर रहा है? जिसने ये क्राइम किया हुआ है वही कन्फेशन कर सकता है, कन्फेस कर सकता है। तो यहाँ पे सी तो नॉट गिल्टी है। तो जिसने वो क्राइम किया हुआ है, द पर्सन हु हैज कमिटेड द कंडक्ट, दैट गिल्टी कंडक्ट, हिज कन्फेशन विल बी एडमिटेड एंड नॉट अदरवाइज। Third, acknowledgement of subordinate facts. Acknowledgement of subordinate facts which are colorless with reference to actual guilt does not amount to confession. For example, the acknowledgement that he does present at the scene of the crime cannot be treated as confession as to the guilt. सिर्फ एक्नॉलेज कर रहे हो कि हाँ आपने वो चीज किया हुआ है या देखा हुआ है, उससे आपने ही वो क्राइम किया हुआ है, वो कन्फेशन में फॉल नहीं होगा। आज सपोज ए बी का मर्डर कर रहा है और सी वहां से जा रहा था और वो रुक गया और उसने वो पूरा सिनेरियो देखा, पूरा वो मर्डर होते हुए देखा। अब यहाँ पे सी कह रहा है कि हाँ मैंने मर्डर होते हुए देखा है, बट इससे ये प्रूव नहीं होता है कि सी ने मर्डर किया हुआ है। मर्डर तो यहाँ पे ए ने किया हुआ है। तो सिर्फ यहाँ पे एक्नोलेज करना, मतलब आप उस वक्त जब ऑफेंस हो रहा था उस वक्त आप वहां पे मौजूद थे, दैट डज नॉट मीन दैट यू आर द क्रिमिनल और यू हैव कंडक्टेड द क्राइम। तो वहां पे आप जो भी एक्नोलेजमेंट दे रहे हो वो पर्टिकुलर फैक्ट का, दैट डज नॉट फॉल अंडर द कन्फेशन। Conviction, a person on his false confession is not desirable and the court should be very cautious as against false confession. तो देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी कन्फेशन दिया जाता है वो हमेशा सच हो। कई बार फॉल्स कन्फेशन भी दिया जाता है कोर्ट में। तो यहाँ पे कोर्ट को ये ध्यान रखना है कि कौन सा कन्फेशन ट्रुथ है और कौन सा कन्फेशन फॉल्स है। कौन कौन से फॉल्स कन्फेशन के अंदर फॉल हो जाएंगे वो देख लेते हैं। फर्स्ट, अंडर अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। इफ अ मैन हैज बिटन हिज डॉटर फॉर अ मिसकंडक्ट एंड द गर्ल डाइज एंड द फादर मेड अ कन्फेशन दैट ही किल्ड हिज डॉटर एंड ही वाज अरेस्टेड लेटर, postmortem report revealed that she died on account of poison consumption and not of strips of beating. आज सपोज फादर डॉटर को मार रहा है
और मारने के बाद वो रूम से चला गया। फिर सपोज डॉटर ने पॉइजन कंज्यूम कर लिया, जहर कंज्यूम कर लिया। फिर फादर रूम में आते और वो देखते कि उसकी डॉटर जो है वो मर चुकी है वहां पे। नाउ सी द पर्सन इज थिंकिंग दैट बिकॉज ऑफ हिज बीटिंग, उसके मार की वजह से उसकी बेटी की मौत हो गई है। तो यहाँ पे ये फॉल्स कन्फेशन है, उसको पूरा ट्रुथ नहीं पता है, तो यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। उसको लग रहा है कि उसके मार की वजह से उसकी बेटी मर गई है, बट यहाँ पे पॉइजन कंज्यूम करने की वजह से उसकी बेटी की डेथ हो गई है। तो यहाँ पे ये फॉल्स कन्फेशन है और उसको एडमिट नहीं किया जाएगा। सेकेंड, अंडर अ मिस्टेक ऑफ लॉ, a person makes a confession on his conscience of moral guilt, though he has a right in private defense under law, and this is due to lack of knowledge of law. आज सपोज ए बी को मारने आ रहा है, बी को वो मारना ही चाहता था, मार डालना चाहता था। अब बी यहाँ पे सेल्फ डिफेंस में उसने ए को मार डाला। देखो, ए बी को मारना चाहता था पर्पसफुल इंटेंशनली, बी यहाँ पे सेल्फ डिफेंस में उसने ए को मार डाला। अब देखो यहाँ पे ए बी जो है वो कोर्ट में आके कन्फेस भी करता है कि उसने ए को मार डाला, बट यहाँ पे उसको डिफेंस मिल रहा था, डिफेंस ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो हमारे आईपीसी में या न्यू बीएनएस एक्ट में प्राइवेट डिफेंस इज अ डिफेंस। अगर आप सामने वाले को मार भी डालते हो, बट वो रीजनेबल है कि आपने उसको क्यों मारा, उसके पीछे आपका लॉफुल डिफेंस है, तो वहां पे आपको सजा नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मिस्टेक ऑफ लॉ पे आप कोई भी कन्फेस कर रहे हो, वो एडमिट यहाँ पे नहीं किया जाएगा, सॉरी। थर्ड, under expectation of benefit to himself or to other, a poor man made confession that he murdered the deceased by accepting a lump sum money for the benefit of his family members, and later the actual culprit was caught hold by the authorities. अब देखो, by expectation of benefit to himself or the others, आज सपोज हिट एंड ड्राइव केस है, ठीक है, बहुत ही पैसे वाला आदमी था। उसने क्या किया कि उसने एक गरीब ड्राइवर को या गरीब इंसान को 10 लाख 1 करोड़ पैसे दे दिए, ठीक है, और वो इंसान ने पैसों की लालच में या फिर अपने परिवार वालों को पैसे देने के लिए उसने वो एक्सेप्ट कर लिया टर्म और अपने ऊपर वो सजा ले लिया, दैट ही हैज कमिटेड द क्राइम। तो यहाँ पे करप्शन पे या फिर वो पैसे लेने के बाद अगर वो अपने ऊपर कन्फेस कर रहा है कि उसने क्राइम किया हुआ है, तो उसको एडमिट नहीं किया जाएगा। ही वॉज नॉट द एक्चुअल कल्प्रिट, कल्प्रिट तो यहाँ पे कोई और है। तो अगर वो पैसे लेके फिर अपने ऊपर इल्जाम ले लेता है तो उसको कोर्ट एडमिट नहीं करेगा। फोर्थली, इन ऑर्डर टू एक्वायर नोटराइटी इन ऑर्डर टू बिकम फेमस पर्सन, कई बार कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो कन्फेस कर लेते कि उसने ये क्राइम किया हुआ है, क्यों, बस उसको नाम करना था, ठीक है, उसका नाम फेमस हो जाए मार्केट में या पब्लिक में। तो यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि सिर्फ वो फेमस होने के लिए तो वो वहां पे कन्फेस नहीं कर रहा है, तो उसको वो वहां पे फॉल्स कन्फेशन को एडमिट नहीं किया जाएगा। फिफ्थली, टू सेव नियर एंड डियर, any younger brother may make confession of crime to save his elder brother from conviction. अब देखो यहाँ पे नियर एंड डियर को बचाने के लिए, आज जैसे दृश्य मूवी की बात करें, वहां पे एक्चुअल मर्डर किसने किया हुआ था, बेटी और माँ ने मिलके मर्डर किया हुआ था और वहां पे लाश पड़ी थी। बट वहां पे हस्बैंड जो है वो अपने ऊपर ले लेता है पूरा इल्जाम, जस्ट टू सेव हिज डॉटर एज वेल एज हिज वाइफ। तो यहाँ पे अपने परिवार को बचाने के लिए अगर आप अपने आप पे वो ब्लेम ले लेते हो, तो वहां पे वो फॉल्स कन्फेशन है और उसको एडमिट नहीं किया जाएगा। एंड लास्टली, टू इंजर द फीलिंग्स ऑफ अदर, देयर आर मेनी अदर कंपेलिंग रीजंस टू मेक फॉल्स कन्फेशन एंड द कोर्ट मस्ट बी कॉशियस इन देयर एक्सेप्टेंस। आप कई बार इसलिए कन्फेस कर रहे हो ताकि दूसरों को खराब ना लगे, ठीक है, या फिर दूसरों के सेंटीमेंट को हर्ट ना हो, इसलिए आप अपने आप पर इल्जाम ले रहे हो। तो यहाँ पे भी कोर्ट को ध्यान रखना है कि एक्चुअल में क्राइम किसने कमिट किया हुआ है, वही सिर्फ कन्फेशन दे सकते हैं और कोई थर्ड पार्टी कन्फेशन नहीं दे सकता। सेक्शन 22 पे अब आते हैं। एक्चुअल सेक्शन 22 क्या कहता है, कन्फेशन मेड बाय एन एक्यूज पर्सन। अब देखो यहाँ पे ही कह रहा है कन्फेशन कौन कर सकता है, एक्यूज पर्सन, जिसने कोई ऑफेंस किया हुआ है। और देखो ये टर्म जो है वो क्रिमिनल में यूज किया जाता है, सिविल में डिफेंडेंट हो जाएगा।
तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केस में कन्फेशन किया जाता है और वो हमेशा एक्यूज पर्सन ही कन्फेशन करेगा. Is irrelevant in a criminal proceeding if the making of the confession appears to the court to have been caused by any inducement, threat, coercion, or promise having reference to the charge against the accused person proceeding from a person in authority and sufficient in the opinion of the court to give the accused person grounds which would appear to him reasonable for supposing that by making it he would gain any advantage or avoid any evil of a temporal nature in reference to the proceedings against him. अब देखो सेक्शन 22 क्या कहता है. कन्फेशन जो है अगर किसी एक्यूज पर्सन ने दिया हुआ है क्रिमिनल केस में, वो इररेलेवेंट हो जाएगा, मतलब उसको एडमिट नहीं किया जाएगा अगर उसने कन्फेशन किसी के बहकावे में किया हुआ है या फिर डर के कारण किया हुआ है या फिर किसी ने उसको फॉल्स प्रॉमिस किया हुआ है कि तुम अगर कन्फेस कर लोगे तो तुम्हें सजा कम मिलेगी, जो काफी सीरियल या एपिसोड में बताया जाता है कि अगर तुम कन्फेस कर लेते हो ना तो मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें 7 के बदले 1 साल की सजा हो या 2 साल की. अब देखो वो पुलिस ऑफिसर या थर्ड पर्सन ये श्योरिटी कैसे दे सकता है. यहाँ पे सजा देने का काम तो जज का है, जज आपको पनिशमेंट देगा. तो अगर कोई पर्टिकुलर ऑफिसर या थर्ड पर्सन आपको फॉल्स प्रॉमिस कर रहा है कि इससे आपको बेनिफिट मिलेगा या फिर आपको सजा कम मिलेगी या फिर आपको एडवांटेज मिलेगा, अगर आप विटनेस बन जाते हो तो फिर यहाँ पे आपको पैसे भी मिलेंगे या गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगा, जो भी एक्स वाई जेड आपको ये फॉल्स प्रॉमिस कर रहे हैं और उसके वजह से आप कन्फेशन दे रहे हो, तो वो कन्फेशन इररिलेवेंट है. बहकावे में, जोर जबरदस्ती या फिर फॉल्स प्रॉमिस पे या छलावे से अगर कोई आपसे कन्फेशन ले रहा है तो वहां पे वो इररिलेवेंट कन्फेशन हो जाएगा. हमने एसेंशियल्स में ही देखा ना कि वो वॉलेंटरी होना चाहिए. सबसे पहला ही एसेंशियल ऑफ कन्फेशन क्या है कि वो वॉलेंटरी है. एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ कन्फेशन, कन्फेशन कब एविडेंस में कंसीडर किया जाएगा. A confession, if it is voluntary and true and not made under any inducement or threat or promise, is the most patent patience of evidence against the maker. Confessions are considered highly reliable because no rational person would make admission against his interest unless prompted by his conscience to tell the truth. तो देखो सेक्शन 22 का पूरा ऑपोजिट, मतलब अगर कोई भी पर्सन कन्फेशन कर रहा है, वॉलेंटरी कर रहा है और उसमें सच्चाई है विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, तो वहां पे वो कन्फेशन को एडमिट किया जा सकता है. पहले पैराग्राफ में क्या था कि इसमें ये सारी चीजें इन्वॉल्व थी, इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोर्शन, प्रॉमिस इन्वॉल्व थे, इसलिए वो इररेलेवेंट था. बट जहां पे वो वॉलेंटरी है और इसमें से कोई भी चीजें इन्वॉल्व नहीं है, इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस, तो उसके कन्फेशन को एडमिट किया जाएगा. A valid confession should have been made with full knowledge of the nature and consequences of the confession. तो देखो कन्फेशन हमेशा सोच समझ के दिया जाता है, क्यों? क्योंकि वो आपके ही खिलाफ यूज किया जाएगा, आपको ही उसकी पनिशमेंट दी जाएगी, तो इसलिए हमेशा सोच समझ के कन्फेशन देना होगा. तो यहाँ पे पहला पार्ट ऑफ कन्फेशन खत्म होता है.